हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को जीएसटी में सर्कुलर जो डिमांड एंड पेनल्टी से रिगार्डिंग आया है वो हम लाइन बाय लाइन समझेंगे। सर्कुलर 171 है जो डिमांड एंड रिकवरी से रिलेटेड है। अगर कोई फ्रॉडलेंट ट्रांजैक्शन होता है जीएसटी में तो कैसे उसको डील किया जाएगा, उससे रिलेटेड क्लेरिफिकेशन आया है। क्लेरिफिकेशन ऑन वेरियस इशू रिलेटिंग टू एप्लीकेबिलिटी ऑफ डिमांड एंड पेनल्टी प्रोविजन अंडर द सीजीएसटी एक्ट 2017 in respect of transaction invoking fake invoices। important क्या है यहाँ पर? फेक इनवॉइसेस। फेक इनवॉइसेस क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन ने दूसरे रजिस्टर्ड पर्सन को एक टैक्स इनवॉइस इशू किया, पर जो जिस पर्पस के लिए टैक्स इनवॉइस था, गुड्स बेचने का या सर्विसेज प्रोवाइड करने का, वो नहीं हुई है। मतलब एक्चुअली कोई गुड्स नहीं दिए गए हैं या सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किए, बट टैक्स इनवॉइस इशू हो गया है और उस टैक्स इनवॉइस के बेसिस पे आईटीसी भी क्लेम हो गया है। तो ऐसी सिचुएशन को कौन से सेक्शन के तहत डील किया जाएगा, इससे इसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन आया है। तो काफी केसेस फेक इनवॉइसेस के रिपोर्ट हुए हैं, उसके रिगार्डिंग ही ये क्लेरिफिकेशन लेकर आए हैं। इश्यूज भी बताया गया है कि इन केस वेयर अ रजिस्टर्ड पर्सन ए हैज इशूड टैक्स इनवॉइस टू अनदर रजिस्टर्ड पर्सन बी विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, whether such transaction will be covered as supply under section 7 of CGST Act, and whether any demand and recovery can be made from A in respect of said transaction under the provision of section 73 or 74. Also, whether any penal action can be taken against registered person A in such cases। तो ये इश्यू क्या है? एक रजिस्टर्ड पर्सन A है, दूसरा B है। उस A ने B को टैक्स इनवॉइस इश्यू किया, बट उसके अंडरलाइन में जो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। तो क्वेश्चन क्या था? क्या ये सप्लाई की डेफिनेशन में कवर होगा और इसमें 73 एंड 74 अप्लाई होंगे? सेक्शन 73 फ्रॉड से रिलेटेड है। अदर देन फ्रॉड, अगर आप शॉर्ट पे करते हैं टैक्स पे या फिर आईटीसी गलत अवेल कर लेते हैं तो 73 सेक्शन डील करता है, बट वो अदर देन फ्रॉड होता है। एंड फ्रॉड से रिलेटेड अगर कोई भी गलती होती है, जैसे शॉर्ट पेमेंट ऑफ टैक्स और आईटीसी एक्सेस क्लेम कर लिया या रिफंड आपने गलत क्लेम करा है, तो वो फ्रॉड से रिलेटेड है तो 74 में कवर होता है। तो इसके रिगार्डिंग क्लेरिफिकेशन क्या है? सिंस देयर इज ओनली बीन एन इशुएंस ऑफ टैक्स इनवॉइस बाय द रजिस्टर्ड पर्सन ए टू रजिस्टर्ड पर्सन बी विदाउट द अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ, therefore such an activity does not satisfy the criteria of supply as defined under section 7 of CGST Act। सप्लाई तब होगी जब गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड किए जाएंगे। तो सबसे पहले तुमने ये क्लैरिफाई किया कि सिर्फ टैक्स इनवॉइस इशू हुआ है और अंडरलाइन गुड्स और सर्विसेज नहीं प्रोवाइड किए, दैट मींस वो सेक्शन 7 के तहत सप्लाई तो नहीं माना जाएगा। As there is no supply by A to B in respect of such tax invoice in terms of provision of section 7, no tax liability arises against A for said transaction, and accordingly no demand and recovery is required to be made against A अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 73 और 74। 74 में शॉर्ट टैक्स पेमेंट का केस भी कवर होता है, एनी रीजन अदर देन फ्रॉड एंड फॉर फ्रॉड। तो जब सप्लाई नहीं है तो टैक्स रिकवरी की बात नहीं आती, टैक्स रिकवरी की बात नहीं आती, तो इसलिए 73 और 74 को नहीं माना जाएगा कि इस प्रोविजन में उसको पेनलाइज करना है। इन रिस्पेक्ट ऑफ द सेम, डिसाइड नो पीनल एक्शन अंडर द provision of section 73 or 74 is required to be taken against A in respect of said transaction। तो इसका मतलब A बच जाएगा क्या? तो नहीं, उन्होंने बताया एक और सेक्शन है पीनल प्रोविजन का, सेक्शन 122, उसमें सबसेक्शन 1 के क्लॉज 2 के तहत A को पीनलाइज करा जाएगा कि आपने टैक्स इनवॉइस तो इशू कर दिया विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। आइए मैं आपको सेक्शन 122 भी बताती हूँ। सेक्शन 122 जीएसटी में पेनल्टी फॉर सर्टेन ऑफेंसेस से रिलेटेड है कि कौन कौन से ऐसे ऑफेंसेस है जिसमें पेनल्टी चार्ज की जाएगी। तो उसके फर्स्ट, वेयर अ टैक्सेबल पर्सन हु, उसमें सेकंड के तहत ए को
penalize करा जाएगा. Issue any invoice or bill without supply of goods or services or both in violation of the provision of this act or the rule made thereunder. आप अगर ऐसे कोई इनवॉइस इशू करते हो जिसमें आपने अंडरलाइन गुड्स या सर्विसेज सप्लाई नहीं किए तो उसके तहत पेनलाइज किया जाएगा, पेनल्टी आप पे लगेगी. तो ए को 122 सबसेक्शन 1 2 के तहत पेनल्टी लगेगी. नेक्स्ट इशू है ए ने बी को टैक्स इनवॉइस इशू किया विदाउट एनी अंडरलाइंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, बट इसमें क्या है, बी ने अवेल भी कर लिया इनपुट टैक्स क्रेडिट. तो अब इस केस में क्या होगा, इससे रिलेटेड क्लेरिफिकेशन मांगा गया है. A registered person A has issued tax invoice to another registered person B without any underlying supply of goods or services or both. B avails input tax credit on the basis of said tax invoice. B further issues invoice along with underlying supply of goods or services or both to his buyer and utilizes ITC availed on the basis of above mentioned invoice issued by A for payment of his tax liability in respect of his said output supply. Whether B will be liable for the demand and recovery of the said ITC along with penal action under the provision of 73 or 74. इस केस में क्या, A ने B को टैक्स इनवॉइस इशू किया, अब B ने फर्दर टैक्स इनवॉइस इशू करके जो ये A से टैक्स इनवॉइस मिला था वो एज आईटीसी अवेल भी कर लिया एंड यूटिलाइज भी कर लिया. तो इस केस में क्या होगा, तो इसमें बताया गया है अवेल एंड यूटिलाइज कर लिया है विदाउट रिसीविंग एनी गुड्स और सर्विसेज. तो सबसे पहले तो सेक्शन 16 सबसेक्शन 2B के तहत जो कंडीशंस बताई गई हैं, जिस कंडीशन में आपको एक आईटीसी अवेल और यूटिलाइज करना है, उसमें से एक कंडीशन तो सेटिस्फाई हुई नहीं कि गुड्स और सर्विसेज रिसीव हुए नहीं है, तो 16(2)B को उनने कॉन्ट्रावेन करा है. तो कौन, बी ने कॉन्ट्रावेन करा. तो बी शैल बी लाइबल फॉर डिमांड एंड रिकवरी ऑफ द सेड आईटीसी अलोंग विद पीनल एक्शन अंडर द प्रोविजन ऑफ 74, क्योंकि ये साफ साफ फ्रॉड का केस है, along with applicable interest under provision of section 50. Further, as per provision of section 75 subsection 13 of CGST Act, if penal action for fraudulent availment of or utilization of ITC is taken against B under 74 of CGST Act, no penalty for the same act, that is for the said fraudulent availment or utilization of ITC, can be imposed on B under any provision of CGST Act including 122. सेक्शन 75 सबसेक्शन 13 ये बताता है कि एक बार एक रजिस्टर्ड पर्सन को एक सेक्शन के तहत अगर पीनलाइज करा जा रहा है तो बाकी सेक्शन के तहत भी अगर वो पीनलाइज हो रहा है तो नहीं होगा. तो यहाँ पर सेक्शन 74 के तहत उसमें पेनल्टी इंपोज होगी. तो इसलिए सेक्शन 122 भी अट्रैक्ट हो रहा है क्योंकि उसने गलत आईटीसी अवेल और यूटिलाइज करा है, तो 122 नहीं इंपोज होगा, सिर्फ सेक्शन 74 के तहत फ्रॉड के केस में उसको पीनलाइज किया जाएगा. थर्ड केस है, रजिस्टर्ड पर्सन ए हैज इशूड टैक्स इनवॉइस टू अनदर पर्सन बी विदाउट any underlying supply of goods or services of both. B avails input tax credit on the basis of said tax invoice and further passes on the said input tax credit to another registered person C by issuing invoice without underlying supply of goods or services or both. Whether B will be liable for demand and recovery and penal action under the provision of 73 or 74. इस केस में क्या हुआ, A ने B को टैक्स इनवॉइस इशू किया विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, B ने फर्दर टैक्स इनवॉइस इशू करा, मतलब आईटीसी जो उसका था उसने पास ऑन करा टू थर्ड रजिस्टर्ड पर्सन C, और इन दैट केस ऑल्सो गुड्स और सर्विसेज नहीं सप्लाई हुए थे. तो ये साफ साफ फेक इनवॉइसेस का केस है. तो इस केस में बी में कौन कौन से सेक्शन के तहत पीनलाइज किया जाएगा, इसके लिए इसके रिगार्डिंग क्लैरिफिकेशन है. In this case, the input tax credit availed by B in his electronic credit ledger on the basis of tax invoice issued by A without actual receipt of goods or services or both has been utilized by B for passing on ITC by issuing input tax by issuing tax invoice to C without any underlying supply of goods or services or both. As there was no supply of goods or services or both by B to C, in respect of the said transaction, no tax was required to be paid by B. In respect of the same, the input tax credit availed by B in his electronic credit ledger on the basis of tax invoice issued by A without actual receipt of goods or services or both is ineligible in terms of section 16 subsection 2B of CGST Act.
यहाँ पर क्या हुआ है, ए ने बी को टैक्स इनवॉइस इशू किया तो बी ने उसका आईटीसी क्लेम भी कर लिया, अवेल भी कर लिया और यूटिलाइज कर लिया। तो बी ने सेक्शन 2 सबसेक्शन सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 बी के तहत तो जो आईटीसी यूटिलाइज किया वो इनएलिजिबल रहेगा, क्योंकि गुड्स रिसीव नहीं हुए तो आप आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते। पर जो बी ने फर्दर सप्लाई किया सी को विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज, तो इन दिस केस बी से कोई टैक्स रिकवरी नहीं बनती है। क्यों नहीं बनती है? क्योंकि वो सप्लाई माना नहीं जाएगा, फर्स्ट इशू में क्लेरिफाई करा गया है। इन दिस केस देयर वाज नो सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज or both by B2C in respect of the said transaction, and also no tax was required to be paid in respect of said transaction. Therefore, in these specific case, no demand and recovery of either input tax credit wrongly or fraudulently availed by B in such case, or tax liability in respect of the said outward transaction by B2C is required to be made from B under the provision 73 or 74. However, in such case, B shall be liable for penal action both under section 122 subsection 1, 2 and 122(1)(7) of CGST Act. आइए देखते हैं कि 122 के 7th सेक्शन क्या कहता है। 2 तो है इश्यू एनी इनवॉइस और बिल ऑफ सप्लाई विदाउट सप्लाइंग गुड्स और सर्विसेज। बी को इस प्रोविजन के तहत तो पेनल्टी लगेगी। साथ में 7th जो क्लॉज है, टेक और यूटिलाइज इनपुट टैक्स क्रेडिट विदाउट एक्चुअल रिसीट ऑफ गुड्स और सप्लाई। 122 तब अट्रैक्ट होगा जब सप्लाई भले ही ना हो, बट आपने अगर काम ऐसा किया है जिसमें ये ऑफेंसेस अट्रैक्ट हो रहे हैं तो आपको पेनल्टी लगेगी। बट 73 एंड 74 सेक्शन में सप्लाई भी होना है, तब जाके आपको 73 और 74 की पेनल्टी अट्रैक्ट करेगी। ये सेक्शन समझना इसलिए भी जरूरी है, अगर आप किसी क्लाइंट का काम करते हैं, अगर उनको ये सेक्शन के तहत नोटिस आए तो आप उसको लड़ सके, और क्या ये जो पेनल्टी लग रही है वो सही लग रही है कि नहीं, तो ये जो सर्कुलर आए हैं इनको समझना भी बहुत जरूरी है। तो डिमांड एंड पेनल्टी का जो कंक्लूजन बताया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल क्या रहेगा, क्या सिनेरियो रहेगा किसी रजिस्टर्ड पर्सन के ऊपर पेनल्टी अप्लाई करने के लिए। तो जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस रहेंगे केस को, उसको देखा जाएगा और फिर ही सेक्शन 122 को अट्रैक्ट करा जाएगा। एनी पर्सन हु हैज रिटेन द बेनिफिट ऑफ ट्रांजैक्शन स्पेसिफाइड अंडर सबसेक्शन 1A ऑफ सेक्शन 122 ऑफ CGST एक्ट एट होल इंस्टेंस शैल instances such transaction are conducted shall be liable for penal action under the provision of the said सबसेक्शन। अल्टीमेटली जिसने बेनिफिट रिटेन किया है उसको पेनलाइज किया जाएगा। It may also be noted that in such case of wrongful, fraudulent availment or utilization of input tax credit, or in case of issuance of invoices without supply of goods or services, or both, leading to wrongful availment or utilization of input tax credit or refund of tax, provision of section 132 may also be invoked. सेक्शन 132 भी इन्वोक करा जाएगा अगर फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस ऐसे बनते हैं। तो 73, 74, 122 और 132 ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है डिमांड और रिकवरी और पेनल्टी के लिए। तो इसलिए मैं आपको सर्कुलर जो अभी रिसेंटली इशू है उसको मैं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि क्लेरिफिकेशन भले अभी एप्लीकेबल नहीं हो, बट आपको जब नोटिस रिसीव होगा तब जरूर एप्लीकेबल और आपको पता होना चाहिए प्रोविजन। तो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो प्लीज इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी एजुकेशन वीडियो आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।